Hello students of class plus 2. Beta, I hope you all are fine. In our previous lecture we had discussed about Princips and Piyadasi and something about Mahajanpas. तो प्रिंसिप और पियादसी के बारे में हमने डिटेल में जाना था. जो प्रिंसिप था वो जेम्स प्रिंसिप के नाम से पढ़ा था और जो जेम्स प्रिंसिप थे वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जो मिंट कंपनी में लगे हुए थे एंड उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणी और खरोस्ती को डिसाइफर किया था, ट्रांसलेट किया था, समझा था और लोगों को उसके बारे में बताया था. और जो पियादसी था वो कौन थे? पियादसी ऐसे पर्सन को कहा जाता था जो सबके प्रिय हुआ करते थे, यानी जिसको सभी लोग पसंद किया करते थे, दैट इज़ कॉल्ड पियादसी. तो जो पियादसी थे वो कौन थे? इन सारी बुक्स में जिसको ये नाम दिया गया है, रेफ़र किया गया है, दैट इज़ सम्राट अशोक. ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग है कि किस राजा को पियादसी के नाम से जाना जाता था, तो वो नाम है सम्राट अशोक. ये अपनी नोटबुक में प्लीज़ हाईलाइट कर लें और लिख लें, इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. तो ये सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी. साथ ही हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था. ये जो महाजनपद है ये बड़े बड़े किंगडम्स को कहा जाता था, राज्य को कहा जाता था. और ये 16 थे जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला महाजनपद के बारे में कि भारत में महाजनपद भी हुआ करते थे. तो ये 16 थे जिसमें से हम कुछ एक पढ़ेंगे. 6 हमारे लिए मेन है और कुछ एक के नाम मैंने यहाँ लिख के बताए हैं. वन इज़ वाजी, मगध जो आज के टाइम में बिहार है, एंड अदर इज़ कोशाला, देन कुरु, पंचाली आपने सुना होगा. द्रौपदी को कहा जाता था. गंधार जो आज के टाइम में अफ़गानिस्तान में है, एंड अवंती. ये कुछ एक नाम है महाजनपद के. इनमें से 6 ही हमने क्या करने हैं, अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करने हैं. और ये जो किंगडम्स हुआ करते थे ये काफ़ी बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे. और ये जो आपका टॉपिक रहेगा आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 29 टू पेज नंबर 35 तक रहेगा. अब बात करेंगे हम अपने महाजनपद के बारे में. तो ये जो महाजनपद हुआ करते थे ना, ये बिगेस्ट किंगडम्स को कहा करते थे, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी. और ये जो महाजनपद, अब देखो किसी भी किंगडम को चलाने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर तो यूज़ किया ही जाता था. तो इस महाजनपद को कैसे चलाया जाता था, इस महाजनपद पे जो रूल किया जाता था ना, दैट रूल बाय ओलिगार्कीज. ओलिगार्कीज क्या होते थे? ओलिगार्कीज में 3 टीम इन्वॉल्व होती थी. फर्स्ट वन इज़ किंग जो वहाँ का चीफ हुआ करता था, मेन हुआ करता था, दैट इज़ कॉल्ड किंग. एंड अदर इज़ गानाज और नेक्स्ट वन इज़ संगाज. ये गानाज कौन है? गानाज एक ऐसे पर्सन हुआ करते थे या ऐसी टीम हुआ करती थी जो राजा को एडवाइस दिया करती थी, यानी लीगल एडवाइज़र हुआ करते थे राजा का, जिसको हम मंत्री भी कह सकते हैं. एंड अब बात करेंगे संगाज की. संगाज एक ग्रुप, यानी संघ जो वर्ड है ग्रुप, एसोसिएशन का मतलब, एसोसिएशन ये मतलब होता है संगाज का. और इस संगाज में कौन आया करते थे? वन इज़ ब्राह्मणी, बुद्धिस्ट, मॉन्क्स. ये सारे लोग जो थे वो संघ में इंक्लूडेड थे. अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊँ तो आपने कभी महाभारत या रामायण या ऐसी चीज़ें, सम्राट अशोक ये वगैरह देखा होगा. तो मैं रामायण के एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ क्योंकि इसके बारे में लगभग बच्चों को पता होता है. तो जब राम भगवान को उनका राज्य मिला था, यानी जब वो राजा बन गए थे, तो ऑब्वियसली उस किंगडम में राम भगवान किंग हो गए. और जो उनके मंत्री हुआ करते थे, जो उन्हें सलाह दिया करते थे हर चीज़ की, जिसको आज के टाइम में हम सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, जो उनकी सारी वर्किंग को क्या किया करते थे, प्रोसेस में किया करते थे, सारा रिकॉर्ड वगैरह रखा करते थे, दैट इज़ मंत्री. तो वो गानाज हो गए. और संघ जो वहाँ पे तपस्वी लोग बैठ गए, उनके गुरु हो गए, ब्राह्मण हो गए, तब और बुद्धिस्ट वगैरह हो गए उस सभा में, तो उनको क्या कहा जाता था? संघ कहा जाता था. यानी जो एक राजा को कोर्ट हुआ करता था, आपने देखा ही होगा, जो राजा का हॉल हुआ करता था जहाँ पे वो डिसीजंस वगैरह लिया करता था, या मीटिंग्स वगैरह जिसको हम कॉन्फ्रेंस रूम भी कह सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे. और वो कौन कौन होते थे? एक तो राजा हो गया सेंटर में, एंड जो साइड्स में हुआ करते थे वो गानाज या संगाज हुआ करते थे. आई होप आपको इतना टॉपिक यहाँ तक समझ आया होगा. अब जो हम बात करने जा रहे हैं महाजनपद के फीचर्स के बारे में बात करेंगे. फीचर्स मतलब कुछ क्वालिटीज़ हुआ करती थी महाजनपद की, वो क्वालिटीज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो जो स्पेशलिटी हुआ करती थी महाजनपद की उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कहते हैं कि जो फर्स्ट फीचर है महाजनपद का, जैसे हमने सिटाडेल में पढ़ा था कि सिटाडेल का जो मेन फीचर्स था वो था उसकी फोर्टिफाइड वॉल्स. फोर्टिफाइड वॉल्स मीन्स बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें. और वो कौन सी दीवारें? आउटर वॉल्स, यानी जिसे हम बाउंड्री वॉल्स भी कहा करते हैं. इससे क्या होता था, जो इन्वेजर हुआ करते थे वो आ नहीं सकते थे उन किलों के अंदर, उन पैलेस के अंदर. तो ये मेनली अटैक पर्पज़ से बचने के लिए क्या किया जाता था? फोर्टिफाइड वॉल्स बनाई जाती थी महलों की.
तो महाजनपद का जो मेन फीचर था ना वो यही था कि उनके पैलेस, जो राजा के पैलेस हुआ करते थे, वो फोर्टिफाइड सिटी कहा करते थे। और यहाँ पे जो कैपिटल वर्ड यूज़ किया गया है ना, आप अपनी बुक पढ़ोगे कि कैपिटल, महाजनपद कैपिटल, वो कैपिटल का मतलब पैलेस, जहाँ पे राजा का महल हुआ करता था, दैट इज़ वो जो पैलेस हुआ करता था फोर्टिफाइड पैलेस हुआ करता था। सेकेंड जो फीचर था, ये जो राजा के खजाने वगैरह थे, तिजोरियाँ वगैरह थी, उनमें जो पैसा आया करता था, ये जो उनकी करेंसी थी, जैसे कॉइन्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए, कॉपर्स कॉइन हो गए, तो ये जो पैसा आया करता था, ये यानी मुद्रा, उस टाइम में हम उसको मुद्रा कहेंगे, करेंसी जो इकट्ठी हुआ करती थी, वो कैसे हुआ करती थी, जो राजा था ना वो अपनी पब्लिक से यानी प्रजा से क्या किया करता था, टैक्स वसूली किया करता था। जैसे कि आज के टाइम में भी गवर्नमेंट कर रही है, पब्लिक से टैक्स वसूली कर रही है और उसी पैसे को वो पब्लिक के वेलफेयर पे लगा रही है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल बना रही है, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है, चाहे कोई और पब्लिक प्लेस बना रही है, चाहे अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरीज वगैरह दे रही है, या जितना भी वो काम कर रही है गवर्नमेंट, वो कहाँ से इकट्ठे किए गए पैसे से कर रही है, जो पैसा टैक्स के रूप में पब्लिक से मिलता है। तो ये दो फीचर्स थे महाजनपद के, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज़ फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी एंड सेकंड इज़ कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम पब्लिक। थर्ड इज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक टीम होना, ठीक है, जिसके पास कोई पावर होती है। तो राजा के पास क्या थी, एक टीम थी, जैसे हमने पढ़ा राजा खुद, गानाज और संगाज, इनके पास कुछ कुछ पावर हुआ करती थी। और राजा की जो मेनली सपोर्टिव नेचर की जो टीम हुआ करती है, दैट इज़ कॉल्ड आर्मी। जो नेक्स्ट फीचर रहेगा वो आर्मी रहेगा। और महाजनपद की क्या खासियत थी, दैट इज़ टेक्स्ट। वहाँ पे भी क्या था, कुछ हमें राइटिंग स्किल के फॉर्म में कुछ मिला, और वो क्या था, इंस्क्रिप्शंस थे, यानी खुदाई करके चीज़ों को लिखा गया था। हम इसमें इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, धम्मास वगैरह आ जाएंगे जो इस बात का प्रूफ देते हैं कि वहाँ पे राइटिंग स्किल हुआ करती थी, इंस्क्रिप्शन वगैरह हुआ करती थी। तो ये 5 स्पेशलिटी थी किसके बारे में, महाजनपद के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या हुआ करता था, धर्मसूत्र एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की टेबल हुआ करती थी, या हम कह सकते हैं एक बुक हुआ करती थी, जिसके अंदर, बुक तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये रिटन फॉर्म में नहीं होता था, भी एक लिस्ट हुआ करती थी जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते थे। और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, इसको कंपोज कौन करता था, बनाता कौन था, वो थे ब्राह्मण्स। कौन थे, ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाती थी, दैट इज कॉल्ड धर्मसूत्र। और ये जो धर्मसूत्र था ना, मेनली ये वर्बल फॉर्म में था, यानी लोगों को बोल बोल कर ही बताया गया था। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया। तो ये वर्बली क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, इसका कोई रिटन फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है जी। और धर्मसूत्र की एक मेन पॉइंट ये था कि जो धर्मसूत्र में क्या कहा गया था, यानी इन ब्राह्मण्स ने क्या कहा था कि अगर कोई राजा जो है वो किसी और किंगडम पे रेड डाल देता है, अटैक कर देता है, तो वो भी गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके माइंड में ऐसी बातें सेट हो गई थी कि अगर किसी राजा ने किसी किंगडम पे अटैक कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया, तो वो उस किंगडम का उससे भी ज़्यादा क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, एंड जो उसकी पब्लिक होगी उसका वो ध्यान रखेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो धर्मसूत्र में एक बात कहेगी, रेड सिस्टम वाज नॉट अ बैड थिंग, कि रेड सिस्टम कोई भी गलत चीज़ नहीं है। तो ये कुछ महाजनपद के फीचर्स हुआ करते थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट अमंगस द 16, जो आपके पेज नंबर 31 पे रहेगा, यानी पहला 16 में से महाजनपद जो काफ़ी पावरफुल महाजनपद माना गया है, दैट इज़ मगध, जो आज के टाइम में बिहार है, ठीक है। ये काफ़ी पावरफुल महाजनपद माना गया और पहला है ये। अब ये क्यों पावरफुल माना गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहता है कि मगध महाजनपद इसलिए पावरफुल माना गया क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वर्क हुआ था, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हुई थी। इसका जो रीज़न है ना वो ये है कि जो बिहार वाले साइड की यानी नॉर्दर्न एरिया जो हो गया इंडिया का, उसकी जो सॉइल है ना वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल है। क्या है, फर्टाइल सॉइल है, यानी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो मिट्टी थी वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी थी, जिस वजह से ये काफ़ी पावरफुल, जहाँ पे काम अच्छा होगा वहाँ का इनकम सोर्स भी अच्छा होगा और वहाँ वेल्थ अच्छी होगी, तो अपने आप ही लोग अपने क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे।
तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहाँ पर काफ़ी हुई। एंड जो सेकंड था वो क्या था, गंगा नदी वहाँ से फ्लो करती थी, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, गंगा नदी यहाँ से फ्लो करती थी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वाटर सोर्स की जो ज़रूरत होती है वो कमी पूरी हो जाएगी। और सेकंड थिंग, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी हो सकता है। वो कम्युनिकेशन कैसे हुआ करता था, अगर किसी ने कहीं आना जाना है तो वो क्या कर सकता है, बोट्स और शिप्स वगैरह को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। और एक किंगडम से दूसरे किंगडम में क्या की जा सकती है, कम्युनिकेशन की जा सकती है, कोई ट्रेडिंग की जा सकती है। तो इस हिसाब से जो मगध का पावरफुल होने का कारण था वो ये था कि गंगा नदी भी वहाँ से फ्लो करती थी। थर्ड जो पॉइंट रहेगा, आयरन ओर माइंस। आपको पता ही है कि बिहार के आसपास का जो एरिया है दैट इज़ झारखंड, और वहाँ पे क्या है, आयरन ओर की माइंस हैं, यानी जो कच्चा लोहा होता है उसकी माइंस है। और वो कहाँ है, झारखंड, जो नियर बाय किसके है, मगध के। तो इस वजह से भी क्या हो गया, मगध ही ऐसा पहला शहर था, ऐसी जगह थी जहाँ पर लोहा पहले सबसे पाया गया था। ये मैथ हमने कल भी डिस्कस की थी। तो आयरन और माइंस के कारण भी मगध क्या हो गया था, काफ़ी पावरफुल माना गया था। और साथ ही साथ इस एरिया में एलिफेंट्स वगैरह भी थे। एलिफेंट्स वगैरह युद्ध वगैरह में काफ़ी यूज़ किए जाते थे, जिस वजह से, और एलिफेंट जो था उस टाइम पे पावरफुल एनिमल माना जाता था और बिगेस्ट एनिमल माना जाता था उस टाइम पे, जो वॉर्स वगैरह में यूज़ किया जाता था। इस वजह से मगध काफ़ी पावरफुल महाजनपद माना गया था। इसका एक और फीचर भी है कि वहाँ के जो राजा थे ना वो रूडली थे। क्या थे, रूडली थे। आपकी बुक में जो वर्ड यूज़ किया गया दैट इज़ रूथलेसली, यानी काफ़ी रूडली थे, कठोर नेचर के थे, उनमें इमोशंस वगैरह नहीं थे। प्लस वो एम्बिशियस किंग थे। एम्बिशियस मतलब उनका अपना एक एम हुआ करता था, वो प्रोग्रेसिव नेचर में, यानी प्रोग्रेस करने के में बिलीव किया करते थे। इसलिए वहाँ के जो राजा थे वो एम्बिशियस थे, यानी वो अपने टारगेट अचीव करने में बिलीव करते थे। लेकिन उनका जो नेचर था वो रूडली था, इसलिए जो वहाँ के राजा थे ना वो क्या किया करते थे, मेनली फोकस प्रोग्रेस पे किया करते थे। इस वजह से जो मगध था ना वो काफ़ी पावरफुल महाजनपद माना गया था। तो महाजनपद जो मगध था वो सबसे पावरफुल क्यों माना गया, एक तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के कारण, क्योंकि उसकी सॉइल फर्टाइल थी, गंगा नदी वहाँ से फ्लो करती थी जो एग्रीकल्चर में भी काम आ रही थी, और ट्रांसपोर्ट मीन के यूज़ में भी वो काम आ रही थी। और थर्ड इज़ आयरन ओर की माइंस थी वहाँ पे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग माना गया। एलिफेंट्स थे जिनको उन्होंने वॉर्स में यूज़ किया, और जो राजा थे वो एम्बिशियस किंग थे, तो वहाँ प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा होने लग गई। तो कुछ एक राजा की हम बात करेंगे मगध के टाइम में। तो वो जो राजा थे वो आपकी बुक में नेम दे रखे हैं, दैट इज़ बिम्बिसारी, अजातशत्रु, महापद्मा, नंदा, ये कुछ एक राजा थे जो मगध महाजनपद में राज किया करते थे। और ये सारे के सारे, यानी ये तीनों जो राजा थे ना, 3-4 जो राजा थे, ये काफ़ी रूडली नेचर के राजा हुआ करते थे, लेकिन इनका एम्बिशियस नेचर भी हुआ करता था, यानी प्रोग्रेसिव नेचर में हुआ करते थे। ये जो महापद्म नंदा है ना, ये क्या था, ये तो बहुत ही ज़्यादा रूड था। ये क्या किया करता था, अपनी पब्लिक को, अपनी प्रजा को काफ़ी टॉर्चर किया करता था। क्या किया करता था, काफ़ी टॉर्चर किया करता था। इसका बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड रहा करता था अपनी प्रजा को लेकर। और इसी राजा ने, यानी महापद्म नंदा ने ही सबसे ज़्यादा क्या की थी, मगध की एक्सटेंशन की थी। क्या की थी जी, मगध की एक्सटेंशन की थी। फिर क्या हुआ था, आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने महानंदा को क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। तो महापद्म नंदा के बाद जो राजा आया था दैट इज़ चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब हम थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड आ गया था ना, उस टाइम पीरियड में जो मगध की कैपिटल बन गई थी दैट इज़ राजगृह। ये क्या बन गई थी,
राजागाह जो था वो अब मगध की कैपिटल बन गई थी, यानी हाउस ऑफ किंग जो था वो यहाँ पर था। आज के टाइम में ये क्या है, राजगीर, यानी बिहार का जो एक राजगीर शहर है या जगह है वो राजागाह मानी जाती थी। और इसको यानी पुराने नाम जो इसका कहा जाता था वही क्या कहा जाता था, हाउस ऑफ किंग। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजगाह को दूसरा नाम क्या हुआ करता था, या हाउस ऑफ किंग को क्या, वो कौन सी जगह थी जिसको हाउस ऑफ किंग डिनोट किया गया था। ये सारा का सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जब 40 BCE का टाइम पीरियड आया ना, तब ये जो कैपिटल थी वो कौन बन गई थी, पाटलिपुत्र बन गई थी, यानी आज के टाइम में जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। तो ये कैपिटल बन गई थी। ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था मगध के बारे में। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ अर्ली एम्पायर। ये जो अर्ली एम्पायर है ना, इसमें भी हमने जिसकी बात करनी है वो मगध ही रहेगा, लेकिन ये बात करेंगे कि वहाँ का पहले का शासन क्या हुआ करता था। कहता है कि मगध की जो मेनली ग्रोथ हुई ना, मगध की जो मेनली ग्रोथ हुई वो कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में हुई थी। यानी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ तो सब राजा ने की थी क्योंकि वो एम्बिशियस नेचर के थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की ग्रोथ थी ना वो काफ़ी अमेजिंग ग्रोथ थी। और वो टाइम पीरियड था 3 to 1 BCE का टाइम पीरियड, CE का टाइम पीरियड, 3 to 1 CE का टाइम पीरियड था। और इसमें जो मगध था ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ था, यानी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में वो फैल गया था। इतना फैल गया था कि वो अफ़गानिस्तान तक चला गया था, एंड पाकिस्तान का जो बालूचिस्तान है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमने क्या कहते हैं वेस्टर्न पॉइंट पढ़ा था, दैट इज़ वो बालूचिस्तान में ही था पाकिस्तान का। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही क्या था, मगध का काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। और जो इनके पोते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, उनका नाम था किंग अशोका, जिसको हमने पियादसी के नाम से भी जाना। किंग अशोका जो थे ना, उन्होंने क्या कर लिया था, जब उनका राज आया था, यानी चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे आए होंगे, उनके बेटे के बाद किंग अशोका ने जब ये राजपाट संभाल लिया था, तो उन्होंने क्या, किस पे जीत कर ली थी, कलिंगा पे। किस पे, कलिंगा पे, जो आज के टाइम में क्या है, कोस्टल एरिया है किसका, उड़ीसा का। तो इस पे क्या कर ली थी, किंग अशोका ने जीत हासिल कर ली थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑन योर पेज नंबर 32, टॉपिक नंबर 3.1, दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यास। मौर्यास के बारे में कुछ बातें पता चली। क्या था, कहते हैं कि जो मौर्यास थे ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या बनवाए थे, स्कल्पचर्स बनाए थे, यानी मूर्तियाँ वगैरह बनवाई थी। और ये बात हमें, इसका जो सोर्स था, यानी ये बात हमें कहाँ से पता चली, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले थे, यानी या जैनिज़्म टेक्स्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि इसी टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट और जैनिज़्म का क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ये टेक्स्ट मिले थे, या हम अपने पुराण्स वगैरह, हमारे जो पुराण हुआ करते हैं, पुरानास वगैरह में भी इन सारी बातों का पता चला था कि मौर्य के टाइम में सबसे ज़्यादा स्कल्पचर्स बने थे, मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई थी। एंड द सेकेंड थिंग इज़, इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इंस्क्रिप्शन वर्क भी काफ़ी बड़ी अमाउंट में किया गया था। और इंस्क्रिप्शंस में इन्होंने क्या बनाए थे, पिलर्स, यानी पिलर्स पे, खम्भों पे इंस्क्रिप्शंस कराए थे। और धम्मा जो था वो भी इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। धम्मा के बारे में भी हम बात करेंगे। धम्मा क्या था, सम्राट अशोका द्वारा एक बनाया गया पिलर था जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए थे, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी लोगों को कि किस हिसाब से हमें जीना चाहिए, जैसे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स,
लव टू यंगर्स यानी बड़ों को आदर दें, छोटों को प्यार दें, और रिलीजन में बिलीव रखें यानी हर रिलीजन की क्या करें, रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी काइंड। तो ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स थे ना, ये सम्राट अशोका ने बताए थे, और इसी जो ये इन प्रिंसिपल्स को इंस्क्रिप्ट किया गया था, दैट इज़ कॉल्ड धम्मा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बात आ सकते हैं कि डिफाइन धम्मा। तो धम्मा में आप क्या बताएंगे कि सम्राट अशोका ने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जो कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे ना, उन प्रिंसिपल्स को जिस पे इंस्क्रिप्ट किया गया था, दैट इज़ कॉल्ड धम्मा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सॉरी मैंने वो बोल दिया सम्राट अशोक, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो एक पर्सन की बात करेंगे जो एक ग्रीक पर्सन है, दैट इज़ कॉल्ड मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये एक ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं इसको, वैसे ग्रीक एम्बेसडर कहा गया है। ये एक ऐसा पर्सन था हु रोट ट्रैवलिंग बुक, जो ट्रैवलिंग बुक यानी घूम के उनके ऊपर क्या लिखा करता था, किताबें लिखा करता था, बुक्स, जिसे हम ट्रैवलॉग भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ के बारे में ये बताता था। तो ये मेगास्थनीज जो था वो एक ग्रीक एम्बेसडर था और ये ट्रैवलिंग बुक्स लिखा करता था, और ये इसे हम एक्सप्लोरर यानी इसने काफ़ी हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया, काफ़ी सारी डिस्कवरीज की। तो ये डिस्कवरर भी हो गया और ये ऑथर भी हो गया यानी राइटर भी हो गया, और ये मेनली ट्रैवलॉग लिखा करता था। इसकी जो मेन एक फेमस ट्रैवलॉग थी ना, इंडिका, क्या थी, इंडिका। इंडिका में क्या बताया गया, मौर्यंस के बारे में बताया गया। ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी बुक में, किसकी बुक में मौर्यंस के बारे में बताया गया। तो इंडिका नाम की बुक थी जो मेगास्थनीज की थी, और उसमें मौर्यंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। और ऐसे ही जो चाणक्य थे, या जिन्हें हम कौटिल्य भी कह सकते हैं, उन्होंने क्या बताया था, इकोनॉमिक्स के यानी इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। इकोनॉमिक्स जिसने लिखी थी यानी अर्थशास्त्र जिसने लिखा था वो कौन थे, चाणक्य थे। और ये चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गानास थे यानी मंत्री थे। ओके जी, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो ट्रैवलिंग बुक्स लिखा करता था, काफ़ी बड़ा एक्सप्लोरर था, डिस्कवरर था, और ये साथ ही साथ ऑथर भी था। और इसी ने इसकी एक बुक थी इंडिका, उसमें उसने मौर्यंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिफाइन किया गया है। और जो चाणक्य और कौटिल्य हुआ, यानी चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, और उसने इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा यानी अर्थशास्त्र लिखा, और चाणक्य को ही क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कहा जाता है यानी गानस कहा जाता है। और अशोका जो था ना, उसी के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा पिलर्स बने थे, और उसी ने ही इंस्क्रिप्शन वर्क्स को शुरू किया था। अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, कि वो जो एम्पायर था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी वर्किंग कैसी चल रही थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहता है कि ये जो मगध था ना, वो काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन पॉइंट पे आ गया था। मैंने आपको बताया भी है कि अफ़गानिस्तान में भी चला गया, पाकिस्तान तक भी एक्सटेंड हो गया। तो इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए मेनली कुछ सेंटर्स बनाए गए थे, और वो जो सेंटर्स थे ना, वो 5 सेंटर्स थे। कितने सेंटर्स थे, यानी इन 5 सेंटर्स को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो पूरा का पूरा मगध कंट्रोल हो गया, ऐसा अशोका सम्राट माना करते थे। और वो जो मेन 5 सेंटर थे वो थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, पाटलिपुत्र एंड स्वर्णनगरी। स्वर्णनगरी मतलब सोने की नगरी। फटाफट बताओ कौन सी है, दैट इज़ कर्नाटका, जिसके बारे में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में बात किया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो KGF मूवी आई है साउथ की, उसमें गोल्ड माइंस यानी कर्नाटका के बारे में काफ़ी कुछ बता रखे हैं।
तो इन 5 सेंटर्स को क्या किया गया था, मेनली कंट्रोल किया जाता था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो मगध एम्पायर था वो कंट्रोल हो जाता था। तो इन 5 सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। कहते हैं कि जो तक्षशिला और उज्जैनी था, तक्षशिला एंड उज्जैनी, उसे क्या कहा गया था, ट्रेड रूट, यानी जो मेनली ट्रेड हुआ करता था वो इसी रूट से हुआ करता था। और स्वर्ण नगरी तो हो ही गई गोल्डन माउंटेन, सोने का जो सारा काम हुआ करता था, यानी इस जगह को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, यही सोना ही था। ये 100, 200, 1000, 2000 के नोट तो हुआ ही नहीं करते थे, तो वहाँ सोना हुआ करता था, जिसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना गया था। और जिस एक्सप्लोरर के बारे में मैंने बताया था, यानी मेगास्थनीज के, उसी पर्सन ने क्या किया था, मगध की प्रॉपर आर्मी को भी क्या किया था, डिफ़ाइन किया था, यानी वहाँ पे किस तरह की कैसी कैसी आर्मी हुई करती थी वो बताया था। प्रॉपर आर्मी डेफिनेशन जिस पर्सन ने दी थी वो भी कौन थे, मेगास्थनीज थे, यानी ग्रीक राइटर थे, एम्बेसडर थे। उन्होंने क्या बताया था कि मगध में जो आर्मी हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, नेवी हुआ करती थी, सेना, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ ऐसे पर्सन जो ट्रांसपोर्ट को मैनेज किया करते थे, मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, एंड फुट सोल्जर्स, जो नेक्स्ट हुआ करते थे वो फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। ये क्या हुई करती थी, वहाँ की आर्मी हुआ करती थी, और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी मानी जाती है मगध की। तो ये आर्मी को जिसने डिफ़ाइन किया था मौर्यन के टाइम में, वो पर्सन थे मेगास्थनीज, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये, हम धम्मा की बात कर रहे थे। धम्मा क्या थे, कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स थे जिनको किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने। लेकिन इसको जो स्प्रेड ना, इसको फैलाने का जो काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, महात्मा धम्मा कर रहे थे। यानी लोगों को ये जो तौर तरीका सिखा रहे थे, जो प्रिंसिपल्स उस राजा ने बनाए थे, उसे जो फैलाने का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, महात्मा धम्मा कर रहे थे। तो ये आपका जो टॉपिक है वो 3.2 टॉपिक रहेगा। काफ़ी इजी टॉपिक है कि 5 सेंटर्स बनाए गए इस एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें तक्षशिला और उज्जैनी को ट्रेड रूट कहा गया, स्वर्ण नगरी गोल्डन माउंटेन यानी वो कहा गया। इन 5 सेंटर से पूरे एम्पायर को कंट्रोल किया जा रहा था, कुछ ही जिसको मेगास्थनीज ने डिफ़ाइन किया। और फिर हमने धम्मा की बात की कि धम्मा को कौन फैला रहा था, महात्मा धम्मा फैला रहे थे। अब जो हम बात करने जाएंगे वो बात करेंगे हम अपने लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ 3.3 हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर। ये नेम आप लिख लेना बुक में से देख के। कहते कि ये जो मौर्यन एम्पायर था या मगध एम्पायर था, महाजनपद था, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कहता है कि जब 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, तो सबसे पहले यूरोपियंस आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया, किसके बारे में, मौर्यंस के बारे में। क्या किया, मौर्यंस के बारे में। तब पहली बार पता चला था कि मौर्यंस नाम की कोई चीज़ थी, यानी मौर्यंस नाम के लोग थे जो इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। आपको पता ही होगा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे ब्रिटिशर्स थे, तो इन्होंने ये कह दिया था कि जो इंडियंस हैं ना वो खुद को संभाल ही नहीं सकते, यानी उनको एक रूलर चाहिए ही चाहिए, जिस बेसिस पे उन्होंने हमारे ऊपर रूलिंग अथॉरिटी ले ली थी। एक कंपनी के नाम से ये फ्रॉड करके आए थे और उस हिसाब से उन्होंने हमें अपने स्लेव्स बना लिया था। तो ये जो मौर्यंस थे ना, इन्होंने टोटल हमारे ऊपर जो राज किया था वो ये राज किया था 150 ईयर्स, यानी 150 साल इन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। और इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट ने, यानी यूरोपियंस आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया था, काफ़ी आर्कियोलॉजी वर्क किया था, और उससे हमें ये पता चला था जो राजा अशोका हुआ करता था उसने कलिंगा जीता था भारत में, यानी साउदर्न पार्ट जो था भारत का वो अशोका राजा ने। तो इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट ने ही बताया था कलिंगा और अशोका के बारे में कि अशोका राजा ने कलिंगा को जीत लिया है, यानी साउदर्न पार्ट जो था भारत का उसको हासिल कर लिया है।
इसी इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से हमें ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा जो किंगडम्स थे, बड़े बड़े किंगडम्स थे, वो इंडिया में एग्जिस्ट किया करते थे किसी टाइम पीरियड पे। यानी जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, वो काफ़ी बिगेस्ट हिस्ट्री है और काफ़ी पावरफुल हिस्ट्री है। बहुत बड़े बड़े किंगडम यहाँ पर एग्जिस्ट किया करते थे। एक लाइन आपकी बुक में भी दे रखी है, वो लाइन है आइडिया ऑफ लार्ज एम्पायर वाज एक्साइटेड। यानी जो बड़े बड़े एम्पायर का आइडिया है वो भी कहाँ से मिला है, इंडिया की हिस्ट्री से ही मिला है। इंडिया की हिस्ट्री ने ही बताया कि बहुत बड़े बड़े राजपाट यहाँ पर किंगडम्स हुआ करते थे। तो ये आज का टॉपिक रहेगा, थोड़ा लेंदी टॉपिक है क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है, तो इस हिसाब से हमें स्पीड बनानी पड़ेगी। इसे बहुत अच्छे से और स्लोली अपनी नोट्स बना के समझें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि इसमें इतना टफ वर्क कुछ भी नहीं है, थोड़े से पॉइंट है जिसको हमने लर्न करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। एंड बच्चे, अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट।